हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। ये हमारा जो पार्ट आएगा पार्ट 5 है, जिसके नाम से स्टूडेंट को मैं पार्ट 4 है, सॉरी पार्ट 4 आएगा। आपका सेट नंबर 3 था। सेट नंबर 3 का आपका क्लास 10th का साइंस का सेट नंबर 3 का आपका पार्ट नंबर, ये आपका पार्ट 4 है, जिसके अंदर आपके कुछ 5 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे बच गए थे। मेन सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन बच गए थे हमारे। तो उनको आज इस क्लास में मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट नया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहला काम करना जरूरी है, सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट जरूर कर लेना, और दूसरा इस वाली वीडियो को लाइक कर देना। ये दो काम करना जरूरी है, सब्सक्राइब और लाइक करना जरूरी है। सभी के सभी जरूर करना। और इससे क्यों करना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। जैसे कि ये वाला वीडियो बनाया है, क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए भी क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना दिया है। तो सभी के सभी इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेना। क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलो करते हैं। तो हमारा 16 से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, पहला ए या बी, इसी ये पहला वाला देना है, पहला वाला ए बी दोनों में से कोई सा एक का आंसर देना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, ठीक है, गर्भ धारण से बचने के लिए मानव महिलाओं, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। गर्भ धारण से बचने के लिए मानव महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले 3 तकनीकों और उपकरणों के नाम बताइए। प्रत्येक के दुष्प्रभाव का उल्लेख कीजिए, उनके बारे में भी बताना है, ठीक है। किस तरह से गर्भ धारण नहीं हो सकता हैगा, ठीक है। तो कौन कौन सी तकनीकी है, 3 तकनीक हमारे को बेसिकली बताना है, ठीक है। तो उसको बताता है, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। साफ कर दिया जाए। तो पहला जो तकनीक है वह आपका हैगा, 3 तकनीक, वाक्य तो नहीं करना है, ठीक है। तो उपकरण के नाम बताने, बेसिकली इसमें हमारे को वाक्य करना नहीं है वैसे। तो आप पहले का नाम दे रहे हैं, जैसे कि पहला अंतर्ग्रभीय, ठीक है, अंतर्ग्रभीय उपकरण, IUDCS, पहले ये नाम लिख देना बस। अब इसके बाद में इसका दुष्प्रभाव लिख देना। बाकी छोटा सा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर में इतना इसका वाक्य नहीं करना है वैसे, ठीक है। तो इतनी लाइन लिखना बेकार है, लिखना है बेकार है, क्योंकि हमारे को नंबर नहीं मिलेगा तो हम क्यों लिखे। तो वैसे पढ़ा देता हूँ। ये छोटे उपकरण होते हैं जिसे गर्भाशय में डाला जाता है, और यह कई वर्षों तक प्रभावी रहते हैं, ठीक है। अब इसके दुष्प्रभाव देख लो, जैसे कि ऐठन हो गया, अनियमित रक्तस्राव हो गया, और दुर्लभ मामलों में संक्रमण का जोखिम भी बना रहता है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये सब कारण होता है। अनियमित रक्तस्राव का मतलब है कभी भी ब्लड आ जाना, ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट आप यूज जो करते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हैं। ये हार्मोनल दवाइयां हैं जिसमें एस्ट्रोजन हो गया और पोस्टेजन होते हैं, जिन्हें मौखिक रूप से लिया जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और को पोस्टेजन लिया जाता है, जिससे मतलब कि रोकने के लिए हार्मोन्स को ना, दवाई हार्मोन्स की दवाई ली जाती है, जिससे कि एस्ट्रोजन की जो उत्पादन क्षमता होता है उसको रोकने के लिए लिया जाता है। और ठीक है, तो और बस यही लिखना पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप लिख देना, ये दूसरी गोली का नाम है ये, ठीक है। और इसके दुष्प्रभाव सुन लो, उल्टी आना, ठीक है, मतली या उल्टी सेम है, ठीक है। सिर दर्द होना, स्तन कोमल होना, और स्तन कोमलता, और रक्त के थक्के जमना, ये सब शामिल है। नेक्स्ट आपका तीसरा जो आपको तकनीक है वह कॉन्डम। तो यह यौन में शुक्राणु को जाने से रोकता है। और दुष्प्रभाव इसका सामान्यतः कोई भी देखा नहीं जाता है, ठीक है, दुष्प्रभाव कुछ भी नहीं है। बाकी इससे एलर्जी जरूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसका वाला देखो, सेकंड क्वेश्चन इसका है, क्या होगा यदि मानव मादा में डैश निषेचन होता है, ठीक है, निषेचन होता है। और दूसरा आपको पूछा जा रहा है, अंडा निषेचित नहीं होता तो क्या होगा। तो आपका एक सेकंड पूछो। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा, फर्स्ट है ए का। देखो, निषेचन होता है तो अब क्या होगा, ठीक है। तो निषेचन होता है तो युग्मनज, ठीक है, युग्मनज बनता है, और युग्मनज गर्भाशय की दीवार पर अपना स्थान ले लेता है, और गर्भाशय, ठीक है, गर्भ अवस्था शुरू होती है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। तो ये आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा निषेचित, ठीक है, निषेचन ना होने पर अंडा लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। इसके बाद गर्भाशय की मोटी और स्पंजी परत, जिसे निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया था, वह टूट जाता है, और यह परत योनि के माध्यम से रक्त और बलगम के रूप में शरीर से बाहर ठीक है, निकलती है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो, इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, हमारे को ए या बी दोनों में से एक का आंसर देना था।
तो बी का भी आंसर अब मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ तो दोनों का आंसर देख के चलेंगे हम। तो देखो, तो हमारे को बी क्वेश्चन जो हमारे का निम्नलिखित में के लिए कारण हमारे को बताना है, निम्नलिखित कारण बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रजनन के दौरान विभिन्न प्रोटीनों की वंशान ठीक है वंशागति से शरीर की संरचना में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हाँ, शरीर की संरचना में परिवर्तन होता है विभिन्न प्रोटीनों की, जो प्रोटीन होता है ना उसका वंश से मतलब माता पिता से अपने बच्चों में मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो चलो इसका आंसर देते हैं हम। तो पहले का आंसर ये रहा, एक सेकंड रुक जाना, ये रहा पहले का आंसर आपका ये है। तो ये रहा, देखो हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जिन द्वारा क्या होता है प्रोटीन बनते हैं, और इन जिनों में भिन्नता से अलग अलग प्रोटीन बनते हैं, और जिनों के अंदर में क्या होता है भिन्नता अलग अलग हो जाते हैं। तो भिन्न अलग अलग होने के कारण, भिन्नता होने के कारण, डिफरेंस होने के कारण अलग अलग प्रोटीन बनते हैं, जिससे जीव के लक्षण और संरचना में बदलाव आता है। ठीक है, आगे देखो एक और पॉइंट इसमें, प्रजनन के दौरान माता पिता से संतानों को ठीक है आनुवांशिक सामग्री जिन विरासत में मिलती है, और डीएनए में विभिन्नता के कारण प्रोटीन बनने वाले जिन भी भिन्न हो सकते हैं। तो आपको ऊपर वाला चाहो तो ऊपर दो दो आंसर कारण मैंने लिख रखे हैं, या तो ये वाला चीज यहाँ से यहाँ तक लिखना चाहता हूँ, यहाँ तक लिख लेना, या तो यहाँ से ये तो यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, दोनों में से कोई से भी, मैं तो प्रेफर करूंगा सेकंड वाला, ये वाला कारण लिखना। ठीक है, क्या होता है देखो, हम जब फिर से समझा देते हैं उस चीज को। प्रजनन के दौरान ठीक है माता पिता से संतानों को आनुवांशिक सामग्री जिन मिलता है, विरासत में मिलती है, और डीएनए विभिन्नता, डीएनए के अंदर में, डीएनए मतलब क्या, प्रोटीन, डीएनए मतलब कि एक तरह जीन ही है। ठीक है, जिन है। ठीक है, जिन में भिन्नता के कारण, ठीक है जिनमें भिन्न भिन्नता के कारण प्रोटीन बनने वाले जिन भी भिन्न होते हैं, उनका प्रोटीन बनाने वाले जो प्रोटीन बनाने वाले जो जिन होता है वह क्या अलग अलग हो जाते हैं, यही कारण होता है। इसकी संरचना के नए लक्षण के अंदर में भिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि परागन नहीं होता तो फूलों में निषेचन नहीं हो सकता, यदि परागन नहीं होगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो चलो देखते हैं इसका कारण। ये देखो, सेकंड कारण है, परागन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकणों का स्थानांतरण किसी फूल के नर भाग पुष्केसर परागकोश से उसी फूल या दूसरे फूल के मादा भाग स्त्री केसर वर्तिकांग तक होता है। ठीक है, यह पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक है क्योंकि इसके बाद ही निषेचन होता है, और जिससे बी बीज जिससे बीज और फल बनते हैं। तो अगर मान के चलो नहीं होगा, तो कोई कुल मिला के परागन नहीं होता तो क्या होगा, फूल में निषेचन नहीं हो सकता, तो नहीं होगा भाई, सीधी सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा, सभी बहुकोशिकीय जीव विखंडन और पुनर्जनन के माध्यम से नए जीवों को जन्म नहीं दे सकते। हाँ सही बात है, सभी बहुकोशीय जीव जैसे कि मनुष्य नहीं दे सकते, तो कुछ ही जीव है जो कि दे सकते हैं। इसका आंसर बताता हूँ। देखो पहला हैगा सी का आंसर, हाँ नहीं दे सकते क्योंकि विखंडन और पुनर्जनन ठीक है अलैंगिक प्रजनन के तरीके हैं। ठीक, अलैंगिक मतलब कि जिसमें एक ही सिर्फ या मादा या पुरुष दोनों में से एक की जरूरत पड़ती है, के तरीके हैं जो सरल संरचना वाले जीवों, और जैसे कि अमीबा अमीबा में विखंडन हो गया, हाइड्रा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन हो गया, में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हैगा डी, काई प्रबंधन का प्रयोग केवल कुछ प्रकार के पौधों को उगाने के लिए किया जा सकता हैगा। हाँ सही बात है। देखो, और इसके अंदर में एक और चीज ऐड था सी वाले में, यह दोनों विधि में जीव शरीर के किसी भी हिस्से को काट कर नए जीव बन सक जाते हैं। काट कर मतलब कट कर, या कोई अंग खराब हो गया, कट गया, ठीक है, तो उसी अंग को ना पूरा फिर से वह क्या कर सकता है, फिर से जैसे कि किसी जीव का हाथ कट गया, ठीक है, तो उसको ना वही हाथ कट गया तो उसको हाथ को ना फिर से वह जीवित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका होता है। नेक्स्ट आपका कायिक प्रबंधन एक अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें पौधे के काई भागों जैसे तना, पत्ती, जड़ का प्रयोग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। तो कुछ ही पौधे हैं, ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करके कुछ पौधे उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा ई, और इसका कायिक प्रबंधन के अंदर एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आलू हो गया, आलू के द्वारा उग जाता है। ठीक है, वहां पर उदाहरण में डाल देना आप, उदाहरण के अंदर में आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका ई है, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के माता पिता और संतानों में
गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। हाँ सही है, समान होती है। देखो, तो इसका सी का आंसर ये, ई का आंसर ये है। लैंगिक प्रजनन में युग्मक निर्माण के दौरान, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और नर और मादा युग्मों के संलयन, ठीक है, संलयन में जुड़ने के कारण, सेशन के कारण से बने युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या फिर से द्विगुणित, ठीक है, द्विगुणित हो जाती है, मतलब फिर से दोबारा हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहला बात सुनो, लैंगिक प्रजनन में युग्मक निर्माण, ठीक है, युग्मक निर्माण होता है, जैसे कि मादा होते हैं उनके में एक्स एक्स होगा और पुरुष नर के अंदर में आपका क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो ये क्या है, आधा आधा है, क्या है वह, अभी आधे आधे हैं। ठीक है, जब दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वह प्रजनन करेंगे, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ करके जो वह क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। ठीक है, जुड़ करके जो युग्मनज बनाएंगे, उसमें गुणसूत्री की संख्या क्या रहेगा, वह द्विगुनी रहेगी, मतलब कि दुगुनी रहेगी। ठीक है, 23 का पेड़ रहेगा, 23 का जोड़ा रहेगा, तो 23 दूनी 46। ठीक है, तो ये हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाती है जो माता पिता के समान होते हैं, और यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या को परस्पर स्थिर बनाए रखती है। तो ये प्रकार, ये चीज है। ठीक है, आशा करता हूँ स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 5 नंबर वाला। ये रहा 5 नंबर वाला, एक क्वेश्चन है हमारा, ये रहा 29। विकल्प ए या दो में से एक का उत्तर देना है, या तो ये करना तो ये कर लो, या तो ये। तो पहले का आंसर देते हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, और इसके बाद में उदाहरण सहित संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बीच संरचनात्मक अंतर बताइए। इसके बाद प्राकृतिक समूह क्या है, चार विभिन्न प्राकृतिक समूह के उदाहरण दीजिए। चलो देते हैं। पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या है, पहले समझ लो। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर के बने यौगिक होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका हो गया मीथेन, हो गया इथेन, हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिसमें केवल एकल बंध होते हैं। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें किसे कहते हैं हम, जिसमें एकल बंध होते हैं, एकल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। तो उदाहरण के लिए आपका इथेन। ठीक है, तो इथेन के अंदर में आपका क्या होता है, इथेन का जो आपका सूत्र होता है वह है C2H6 होता है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड जो यहाँ पे CH3 प्लस में CH3 के साथ में मिलकर के इसके बीच में जो ये माइनस का साइन है, इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल बंध कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त वाला सुनो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम द्वि या त्रि बंध होते हैं। ठीक है, बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सब होता है। तो इसमें देखो उदाहरण के लिए आपका हो गया, इसका उदाहरण इथेन है। ठीक है, इथीन है, तो CH2, ठीक है, CH, ठीक है, CH2 और CH2 यहाँ पर दो माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है। CH2 जब मिलते हैं तो C2H4, ये द्विया बंध है। ठीक है, अगला देखो, हमारे को बताना प्राकृतिक समूह किसे कहते हैं। प्राकृतिक समूह एक अणु के भीतर, ठीक है, एक अणु के भीतर परमाणुओं का समूह है जो उस अणु के विशिष्ट रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है, एक अणु के भीतर परमाणुओं का समूह होता है। क्या होता है, प्राकृतिक समूह क्या होता है, एक अणु के भीतर परमाणुओं का समूह होता है जो उस अणु, ठीक है, जो उस इसी वाला अणु के विशिष्ट रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, तो देखो चार विभिन्न प्राकृतिक समूह के नाम है। हेलोजन समूह, जिसे H-X से हमारे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो X-X जहां पर ये आपके हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। एल्कोहल समूह आपका -OH से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में उनके -OH जुड़ता है। एल्हाइड समूह जो होता है -CH लास्ट में जुड़ता है इनके। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो होता है माइनस, जो आपका ये होता है COOH, ये जो होता है। ठीक है, तो ये सब आपके समूह है, चार समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा अथवा वाले में है, हमारे को इसका बताना है कि बी का है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साबुन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और इसमें सम्मिलित अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, साबुन बनाने की विधि बताना है हमारे को, चलो बताते हैं। तो पहला साबुन बनाने की विधि जो आपका है, देखो, साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं, जिसमें वसा या तेल को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गया सामान्यीकरण, इसको कहेंगे साबुन बनाने की प्रक्रिया, ये हो गया। समीकरण आपका ये होता है, देखो समीकरण आपका होता है जैसे कि हमारा पहले क्या है, वसा युक्त। ठीक है, वसा युक्त, वसा या तेल हमारा होता है, वैसे ये वसा हमारा तेल है, वसा या तेल है हमारा C3H5। ठीक है, और ब्रैकेट है ये, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट है, O, डबल O, CR, ब्रैकेट क्लोज,
थ्री, और हमारा क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, या तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने। जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर उष्मा दे रहे हैं, उष्मा। ठीक है, यहाँ पर उष्मा भी जोड़ना, उष्मा। सी तो फिर क्या बनेगा हमारा, C3H5 और OH3 बनेगा हमारा। और एक अलग हो जाएगा हमारा CHCOO Na हमारा बनेगा। तो ये हमारा क्या आएगा, वसा तेल है। ये हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और C3H5 जो हमारा बना हुआ क्या है, रिस रोल बना हमारा। और RCOO Na जो हमारा बना वह हमारा सोडियम सोडियम लवण है हमारा। ये हमारा साबुन बना। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साबुन की सफाई क्रिया की क्रिया विधि को चित्रित सहित समझाइए। अब साबुन की सफाई क्रिया विधि को एकदम बढ़िया तरीके से हमको समझाना है। क्रिया साबुन की सफाई क्रिया की क्रिया विधि को चित्र करके हमारे चित्र में समझाना है, बिल्कुल। चलो समझाते हैं। तो बेसिकली आभार चित्र साबुन की, ठीक है। तो ये रहा, ये जो आपके बुक में चित्र दिया गया था इसको अब बनाना था, ये मैंने बना दिया है। बाकी यहाँ पर समझा देता हूँ, देखो। साबुन की सफाई क्रिया, ठीक है, साबुन की सफाई क्रिया मिसेल नामक संरचनाओं के बनने के कारण होती है। साबुन की सफाई क्रिया कैसे होता है, मिसेल नामक जो संरचना होती है उसको बनने के कारण होता है। जब जब साबुन को पानी में मिलाया जाता है तो उसके अणु एक साथ मिलकर मिसाइल बनाते हैं। ठीक है, पानी मिलाते हैं तो एक साथ मिलकर मिसाइल बनाते हैं। इसमें साबुन के अणु का जल रागी, साबुन के अणु का, ठीक है, साबुन के अणु का जो जल रागी सिरा पानी की ओर होता है, और जल विरागी सिरा पूछ वाला सिरा तेल या गंदगी की ओर होता है। यह है गंदगी को पानी में लंबित, ये गंदगी को क्या करता है, जो भी कपड़ों का गंदगी होता है पानी में लंबित मैंने मिला दे के, ठीक है, मिला के करके कपड़े साफ करता है। ठीक है, तो गंदे वंदे चीजें जितने भी होगा क्या करेगा, उससे पानी के अंदर मिला देगा और साफ कर देगा कपड़े को। अब देखो इस पे इस प्रकार से संरचना बनता है। सिंगल संरचना में आपको बताता हूँ, इस प्रकार से अणु होता है। ये क्या होता है, सोडियम सोडियम का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये साबुन का अणु है पूरा। ठीक है, अब देखो बीच में हमारा क्या होता है, मैल होता है। ठीक है, मैल या तेल की बूंद है ये। और इसके बाद में अब उसको जल रागी क्या होता है वो समझो। ये हमारा ये ऊपर वाला जो होता है जल रागी सिरा आ जाता है, और ये हमारा जल विरागी सिरा आ जाता है। ठीक है, जल रागी सिरा में जो जल में घुला रहता है। जल विरागी सिरा जो हमारे जल में नहीं घुलता है। ठीक है, तो ये इसका प्रकार का फोटो है, ये इसका चित्र है, ये याद कर लेना। और सारे ही इस क्वेश्चन पेपर के सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी पे फोकस करना एक बराबर। नेक्स्ट और हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन बच रहा है 5 नंबर का, करते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा 29 क्वेश्चन बच रहा है हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, ए या बी दोनों में से एक का आंसर हमारे को देना है। ए पहला क्वेश्चन आएगा, ओम का नियम बताइए, इसे गणितीय रूप में प्रस्तुत कीजिए। प्रतिरोधकता क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक। और उस चालक का प्रतिरोध क्या है जिसका सिरों पर दो, ठीक है, दो वोल्टेज, ठीक है, ठीक है, 2V का विभवांतर वोल्टेज लगने वाले पर 0.5 A एम्पियर धारा प्रभावित होती है। प्रतिरोध बताना सिंपल सा है, चलो करते हैं। पहला तो ओम का नियम बताते हैं। ठीक है, ओम का नियम क्या है, देखो ओम का नियम आपका है, किसी चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उस चालक से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा, एक सेकंड डबल डबल लिख दिया क्या मैंने। देखो किसी चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उस चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा धारा उसे चालक के सिरों के बीच, डबल बार लिख रखा है क्या यार, विद्युत धारा। देखो यहाँ से यहाँ, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट है परिभाषा। देखो किसी चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों, ठीक है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। कुल मिला के बात सुनो, किसी चालक है, तांबे का तार होगा या एल्यूमिनियम का तार होगा, उसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित आपका हो रहा है। ठीक है, तो और ठीक है, उसे चालक के सिरों, अब उसी चालक के दोनों, ठीक है, उसी चालक के सिरों के बीच, ठीक है, सिरों यहाँ पे के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कि इसका जो हमारा विद्युत धारा क्या होता है, चालक के दोनों सिरों के बीच में जो भी हमारा विभवांतर हमारा बनेगा
ठीक है, विभवांतर बनेगा उसके समानुपाती होता है। ठीक है, विभवांतर मतलब कुल मिला के ये बोला जाए विद्युत धारा और विभवांतर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और आपका भी वोल्टेज जो आपका दोनों समान रहेगा। और बशर्ते तापमान और तापमान स्थिर ही रहना चाहिए। तापमान क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका v, इसका मतलब समानुपाती होता है। v बराबर तो होता है समानुपाती। फिर से समझा देता हूँ। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसी चालक के, ठीक है, उसी चालक के सिरों के बीच, ठीक है, उसी चालक के सिरों के बीच मतलब मान के एक तार है, यहाँ एक सिरा एक ही है, एक सिरा एक ही है, के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब कि जो तो हम विद्युत धारा इसके अंदर में दे रहे हैं, उसके अंदर में दो आपका वोल्टेज है। ठीक है, विद्युत धारा आपका वोल्टेज दोनों के दोनों क्या रहेगा, चालक के दोनों सिरों के बीच में क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, बशर्ते क्या होना चाहिए, आपका तापमान स्थिर रहना चाहिए बस। तो इसका गणितीय रूप क्या है, v समानुपाती I। और इसका v बराबर का वोल्टेज का इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओम के नियम का v बराबर I गुने R होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को बताना है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ठीक है, किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जो ये निर्धारित करता है कि वह पदार्थ अपने माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध करता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है, ठीक है, वह क्या करता है, अपने विद्युत धारा अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है। ठीक है, और एक और गुण होता है, वह विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने से कितना रोक सकता है। मतलब कुल मिला करके कोई भी पदार्थ है, फिर से समझना, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाह किया जा रहा है, और वो जो पदार्थ है ना, वो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाह होने से, अपने अंदर से गुजरने से वह क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर आपका होता है। नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे को विभवांतर दिया गया था, विद्युत धारा दिया गया था, हमसे प्रतिरोध पूछा था, आर पूछा था। हमें फॉर्मूला पता है, ये V बराबर क्या होता है, I गुने R होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे गुना में जाके भाग में हो जाएगा, B बटे I हो जाएगा। हमें V दे रखा है 20 आएगा, और हमारा I कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं था, दो 0.5 है, अगर मैं यहाँ का इसका पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 लग जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, 5, 5 के 5, 5 के 20। तो आर बराबर क्या आ गया, 4 ओम मीटर मेरा आ गया। बस यही था प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट उसका लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है इस क्वेश्चन पेपर का। बस देखो, हमारे को बताना है कि 20 का क्वेश्चन है, उन कारकों की सूची बनाइए जिन पर किसी दिए गए पदार्थों के एक समान बेलनाकार चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए, कुल मिला के हमसे पूछा जा रहा है किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है, किसी भी पदार्थ का बेलनाकार चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ आएगा, उसका प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, उसका प्रतिरोध किन किन चीजों, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो देखो, उसमें आपने पढ़ा होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार की लंबाई, ठीक है, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता हो गया। ये चार चीज होते हैं जिसपे किसी भी तार का जो होता है, किसी भी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, तो चलो बता दे, इसमें आंसर समझते हैं। तो पहला आपका है, चार चीजें टोटली, चार, एक दो तीन चार, चार चीजें होते हैं टोटल। ठीक है, पहला आपका आएगा, ठीक है, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला आपका है लंबाई। लंबाई प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोध चालक, ठीक है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आप इसको बोल सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, जितना भी तार है ना, तार का जो गोलाई होता है, ठीक है, तार का सिर्फ और सिर्फ गोलाई, फ्रंट का जो सामने से देखने पर, तार को सीधा लो। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये है, ये पेन है, इसकी गोलाई कितनी है, यहाँ से सिर्फ इतनी गोलाई देखो, ये फ्रंट वाला गोलाई देखो, बस इतनी गोलाई है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं हम। कोई भी तार लेंगे, पतला सा तार होता है, ठीक है, पतला सा तार, इसको सामने का जो जितना भी गोलाई, इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमण अनुपाती होता है। मतलब कि प्रतिरोध आपका ज्यादा होगा, तो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अगला देखो, पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ठीक है, प्रतिरोधक चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता P द्वारा, स्मॉल p समझ लो, द्वारा दर्शाया जाता है।
ठीक है, तो हमारे कितने हो गए, तो 3 हो गया। एक और रहेगा आपका तापमान, एक और आपका है तापमान। चालक का प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ता है, चालक का जो प्रतिरोध क्या है, तापमान के साथ में बढ़ता है बस। अब अगला देखो, इसी का हमारे को 4 हमने बता दिया। अगला देखो, इसका हमारे को आंसर देना है, जैसे कि हमारे को दिया गया है त्रिज्या हमारे को डैश, ठीक है, त्रिज्या हमारे को 0.01 दिया गया है, और एक तार का प्रतिरोध डैश हमारा 10 ओम मीटर है। यदि तार की प्रतिरोधकता 10 गुने प्रतिरोध इतना 10 50 ओम मीटर है, तो उस तार की लंबाई ज्ञात करना है हमारे को। ठीक है, तार की लंबाई ज्ञात करना है हमारे को। चलो करते हैं, देखो कैसे करेंगे वह समझना। त्रिज्या जो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने में आया तो जो दिया गया वह लिख लो। त्रिज्या दिया गया हमारे को इतना, ठीक है, प्रतिरोधक दिया गया 10 ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ओम, ओम बोलेंगे। प्रतिरोधकता आपका क्या आएगा, 50 गुने इतना दिया गया है आपको। और अब देखो इसमें जो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे को त्रिज्या दिया है, त्रिज्या को हमारे को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए हमारे को किससे गुना करना पड़ेगा, इसको -10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जब उसको -10 से इसको गुना करोगे तो आप देखो, हमें पता है 0.01 को जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने पे हमारे को कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 2 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 2 जीरो को, और हमारा बचेगा लास्ट में कितना, 1/100 बचेगा। 1/100 का हम माइनस, ठीक है, 10 की पावर -2 से हम दसा सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर 2 माइनस से मैंने दसा दिया, तो इसकी जगह पे ये हटा दो। अब मैं इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 10 की पावर -2 गुने, और यहाँ पे मेरा माइनस का 10 की पावर हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से हम गुना कर ही रहे हैं। इसको इससे गुना देखो अब क्या आएगा, अब इसको पावर 10 और 10 में सेम है, 10 का 10 वैसे रहेगा, पावर पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो माइनस का 4 इसका पावर हो गया। ठीक है, तो त्रिज्या मेरा कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी हमारे को निकालना पड़ेगा। ठीक है, और मेन मेन लंबाई निकाल ली है ना। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं। हाँ हाँ, तार का, अब देखो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है वह समझ लो। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने बोला ना वह वृत्त के बराबर ही होता है। तार का अनुप्रस्थ काट वृत्त का क्षेत्रफल जैसा ही होता है, गोलाई तो होता है, तार क्या है तो गोले में तो रहता है। तो ए बराबर क्या, पाई स्क्वायर होगा। आर मुझे पता है, आर पाई, पाई मुझे नहीं पता, अगर मुझे आर तो पता है। आर कितना दिया गया था, इसको हटाओ, आर मुझे दिया गया था, आर में हमने निकाल लिया था ना, माइनस का 10 की पावर 4, माइनस की 10 की पावर का 4 का हमारे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करोगे तो आपका स्क्वायर करने पे पावर पावर क्या रहेगा, सेम जो हमारे 10 है ना, 10 की पावर माइनस का 4 की पावर माइनस का 4। इसको देखो ये दोनों सेम है, सेम का सेम ही रहेगा, और पावर पावर खाली गुना हो जाए, तो ये आपका 10 की पावर माइनस का 8 आपका रहेगा बस। तो पाई गुने ए बराबर क्या आ गया, पाई गुने 10 की पावर माइनस का 8। अगला देखो, अब प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, वह देखो प्रतिरोध का सूत्र होता है आपका आर बराबर प्रतिरोधकता, इसको पी से दर्शाते हैं 1/ए। तो हमारे को निकालना है क्या, लंबाई निकालना है, लंबाई निकालना है, तो आर गुना ए पी हमारा हो गया। ठीक है, अब अगर देखो, अब बस कुछ नहीं, फॉर्मूला में मान पुटअप करेंगे हम। आर मुझे क्या कितना दिया, प्रतिरोध कितना दिया गया था, 10 दिया गया था। अब मुझे ए कितना दिया, ए हमने अभी ऊपर हमने निकाल लिया, कितना आया था हमारा, पाई गुने 10 की पावर -8, पाई गुने 10 की पावर -8 मैंने लिख दिया। ठीक है, ए हटा दो यहाँ पर, माइनस गुने माइनस की 8 हो गया। अब देखो मुझे प्रतिरोधकता पी क्या है, मैं प्रतिरोधकता दिया गया 50 गुने माइनस की पावर 10 की पावर माइनस का 8 इतना दिया गया था, ये हटाओ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे कि अब मैंने क्या किया, 10 को पाई से मैं गुना कर दूं, 10 को पाई से मैंने गुना कर दिया, मेरा कितना आ गया, 10 पाई आ गया। यहाँ पे बच्चे क्या है, 10 की पावर माइनस का 8, यहाँ पे भी 10 की पावर माइनस का 8, 10 से कट गया मेरा। ठीक है, अब बचा क्या मेरा, 10 पाई बटे में 50, जीरो से जीरो खत्म मेरा, बचा क्या, एक बटे बचा मेरा पाई बटे 5। पाई बटे, पाई का वैल्यू क्या होता है हमारा, पाई की वैल्यू होता है अगर इतना होता है 3.14559 होता है। इसको इससे 5 से सब इसको भाग करो तो आपका एल जो आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0.6283 आपका आ जाएगा। ठीक है, मीटर। तो इसका राइट आंसर आपका ये है। तो इस प्रकार से आपको करना था, सबसे पहले बस कुछ भी ज्यादा नहीं था, मेन चीज ये था, इसको हमने त्रिज्या को इसमें पहले कन्वर्ट करा। ठीक है, ये था, अब बस और कुछ नहीं करा, बस ये हमारा सूत्र होता है, इसको याद कर रख लेना, प्रतिरोध का सूत्र ये होता है, और इसमें फॉर्मूला में रखा, आंसर हमने निकाल दिया, इतना ही था। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना बढ़िया तरीके से। तो आज इस, और आपका लास्ट क्वेश्चन था यही, हमारे 5 नंबर वाले भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये क्वेश्चन पेपर हमारा सेट नंबर 3 हमारा डन हो गया। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपसे इससे पहले के भी सारे मैंने वीडियो बना दिए हैं, सभी के सभी वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
ठीक है, इसी इसी क्वेश्चन पेपर के सारे पार्ट्स का, प्लस में मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन पेपर इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर और पार्ट 3 चल रहा है ना, हाँ, ठीक है, इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन पेपर मैंने बना दिया हैगा। उन सभी के आपके सभी के क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको मैं दे दूँगा इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं जल्दी से और बस, ठीक है? तो इसी तरह से हमारे आपको मैं पढ़ाते रहूँगा। चैनल पे आप सब स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना ताकि आपको आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाए। वीडियो में कमेंट करना मत भूलना क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगा इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कराने में। कमेंट जरूर करना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।